Assalamu alaikum, Anusha. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam, Umair. How are you? I'm good. I'm good. It's my pleasure to have you on session, and you know that the overall agenda to having this session के हम in deep conversation में जान सकें कि भाई what are the real facts and figures of living abroad, working over there, and studying over there. So to start it off, I really want you to, if you can introduce yourself, where are you working right now, where are you studying and how's everything going around ताकि लोगों को भी पता चल जाए ऑडियंस को कि अनुषा अभी क्या कर रही है and then we'll move proceed with the other questions and the topics that we discuss. Okay, so I'll just start with my name is Anusha Sayed. You can just find me on LinkedIn by Anusha Sayed and then type SiriusXM. So I came to US in August 2021 and I did my master's in computing and business from NJIT, which is New Jersey Institute of Technology. And from then I've been working at SiriusXM. So basically I was an intern here and then I converted into full time. So this is my first job here and it has been almost 2 years. So I used to work as software QA back in Lahore in Netsol Technologies, and then right now I'm working as a quality engineer, which mostly mixes more of DevOps side and QA automation side. Perfect. तो ज़्यादातर जो है वो ये है कि you are a very good resource for me ताकि हम उस पे चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकें क्योंकि a lot of people and a lot of students really want to move out। ठीक है, अब वो ग्रेजुएशन भी हो सकती है, वो मास्टर्स हो सकता है, वो इमिग्रेशन हो सकता है। ठीक है, so started off with the point कि why do you choose to go from Lahore to US, number one, number second, What's the thought process? Are you someone जिसने अपने मास्टर्स के बाद थोड़ा टाइम लिया फिर सोचा कि ठीक है यार हम मास्टर्स के लिए जाते हैं क्योंकि व्हाट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल यूजली से कि ठीक है हमें बाहर से मास्टर्स करना है। ठीक है, बट उनका माइंडसेट उस तरीके से होता नहीं है क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू कि अप्लाई करने के बाद भी देर इज अ ओवरऑल प्रोसेस कि आर यू गोइंग ऑन अ स्कॉलरशिप या अगर आप स्कॉलरशिप पे नहीं जा रहे, आप सेल्फ फंडेड जा रहे हैं तो किस तरीके से जाते हैं। तो व्हाट्स योर जर्नी स्टार्टेड ऑफ ताकि हम देख सकें और उसके साथ साथ फिर हम उस जर्नी से ही कोई पॉइंटर्स निकाल के आपसे सवाल पूछते रहेंगे ताकि सीखते रहें कि 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका वहाँ का। सो मेरी बड़े मज़े की कहानी है। मैं मतलब कराची में ही पैदा हुई, वहीं पढ़ाई करी सारी। बट मेरी पहली जॉब लाहौर में थी। मुझे क्योंकि शौक था कि मैं अपनी सिटी से बाहर निकल के कहीं और अकेले रहूँ और हम्म। वो चीज़ एक्सपीरियंस करूँ बजाए ये कि पहले ही एकदम यूएस चले गए एंड देन फिर क्रैश हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट हॉस्टल लाइफ बिकॉज़ आई वाज़ हम्म। इन कराची आई नेवर गेट टू क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी मेरे घर से आधे घंटे ही दूर थी। एनईडी। तो लाहौर में पहला जब जॉब लगा सो दैट वाज़ अ टाइम आई रियलाइज़ कि यार अकेले रहने में एंड देन आप जैसे-जैसे अपने लिए एक पाथवे सेट कर रहे हो, हम्म। उसमें एक अलग मज़ा है। मतलब यू हैव दैट एस्पिरेशन कि आपने कुछ अचीव करना है। हम्म। बट लाइक सो जब मैंने स्टार्ट किया बैक इन 2019 मैं सिंपल मैनुअल क्यूए वगैरह करती थी। देन आई रियलाइज़ कि आई विल बी रिप्लेस्ड वेरी सून। मतलब मेरा कोई इतना वैल्यू नहीं होगा कि मैं एक कंपनी में एक वैल्यूएबल रिसोर्स के तौर पे देखी जाऊँ। हम्म। देन मैं कोडिंग में गई, डेवलपमेंट में एंड देन आई वाज़ लाइक कि क्यों कि मुझे अगर टेस्टिंग में इंटरेस्ट है, हम्म। तो मैं क्यों ना उस चीज़ को थोड़ा कोडिंग में भी शामिल करूँ। देन आई डिड सम कोर्सेज़ ऑन सेलेनियम, एपीएम, आई ट्राइड माय हैंड्स ऑन विद प्लेराइट, विद साइप्रस एंड देन मैं सी शार्प पे काम करती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सी शार्प बाहर कंट्रीज़ में यूजुअली जावा ज़्यादा मानी जाती है। तो मैंने वो लैंग्वेज पूरी सीखी, मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी एंड देन मैं क्यूए ऑटोमेशन में गई। मुझे नेटसॉल ने एक अपॉर्च्युनिटी दी कि आप कोर्सेज़ करो, उनकी एक अपनी यूनिवर्सिटी है नेटसॉल यूनिवर्सिटी। उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे ट्रेन किया एंड मुझे प्रोजेक्ट्स दिए। सो आई कैन से कि मेरा पहला दर्सगाह मेरी ऑफ़िस था। बट उसमें भी हमारे लेवल्स होते थे, लेवल 1, 2, 3, 4, 5। आई रियलाइज़ कि लेवल L5 के बाद जाके मेरा ग्रोथ रुक जाएगा। चलो मैं इस हम्म। कंपनी में अगर 10 साल भी काम करूँ, एक एक लेवल होगा सैलरी का वो उससे ज़्यादा मैच नहीं कर पाएँगे। वो उसके ऊपर मुझे बेनिफिट्स दे देंगे, सब दे देंगे। देन वो जब आप एक करियर आपका एक सीलिंग पे पहुँचने लगता है, देन यू रियलाइज़ कि अच्छा
L5 पे लेवल पे लोग जाके अब क्या कर रहे हैं? सो आई हैव सीन दिस कि लोग बहुत सारे, अब ज़ाहिर है आपके पास 15-20 साल के वो ट्रांसफ़र लेके जो भी बाहर कंपनी की ब्रांचेज़ थी यूएस और कनाडा वहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे। हम्म। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा क्या तरीका है कि मैं अपना करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकूँ। मेरी जो एक सीलिंग रीच हो गई है सैलरी लेवल की, मैं ज़्यादा नहीं कमा सकती, उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाऊँ? तो हम्म। उसके लिए ऑब्वियसली देयर वर वेज़ के बहुत सारे वेज़ हैं। आपका अगर कंपनी आपका H-1B डाल रही है एंड ऑल दैट, लॉटरी में वीज़ा आपका नाम निकल आया, देन यू कैन गो देयर। बट बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। अब बिकॉज़ आई वाज़ इन माय अर्ली 20s, सो आई हैड दैट अपॉर्च्युनिटी कि मैं एज़ अ स्टूडेंट जाऊँ, क्योंकि उस टाइम पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी घर-बार की, किसी भी चीज़ की। तो मेरे पास एक था अपॉर्च्युनिटी, अच्छा ठीक है, व्हाई नॉट आई गो ऑन स्टूडेंट वीज़ा। देन हम्म। आई स्टार्टेड लुकिंग इंटो दैट मोर। बट मुझे ओवरऑल 3 साल लगे, जिसमें मैंने जीआरई की प्रिपरेशन करी, आईएलटीएस की करी, आई लुक्ड एट द यूनिवर्सिटीज़ दैट वर ऑफरिंग डिफरेंट स्कॉलरशिप्स, मेरे इंटरेस्ट का प्रोग्राम क्या है, मुँह उठा के नहीं आना यहाँ पे। नहीं तो बहुत बुरा क्रैश होता है, क्योंकि जॉब्स ईज़िली नहीं मिलती हैं एंड मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, चाहे पाकिस्तान का ही हो प्रीवियस एक्सपीरियंस, भले 2 साल का हो, दैट इज़ गोइंग टू बी गोल्ड जब आप यहाँ पे जॉब्स वगैरह ढूँढोगे, क्योंकि आपको सोचना नहीं है। सीएस बहुत जेनेरिक है, आपको सोचना है कि अब आपको करना क्या है? आपको पता है आप इसमें पहले जॉब करते थे, आपको इसी फील्ड में ही जॉब्स ढूँढनी है। तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। तो जब मुझे यहाँ जॉब ऑफर हुई तो मेरा क्वालिटी इंजीनियर 2 लिखा गया, नॉट 1, बिकॉज़ दे काउंटेड माय पाकिस्तान से एक्सपीरियंस। तो आपका सैलरी लेवल भी उसी लिहाज से स्टार्ट होगा। अब जहाँ तक बात रही जीआरई की सबकी, तो मैंने जो तैयारी की थी, मैंने सारी तैयारी खुद की थी। बैरेंस की एक बुक आती है जीआरई की, वहाँ से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। फिर एक स्टार कैंप करके एक वेबसाइट है, starkamp.com, वहाँ से मैंने आईएलटीएस के एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, जो कि मॉक पेपर्स होते हैं। एंड देन फिर आप वहाँ से अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आपका रीडिंग में कितना आ रहा है, लिसनिंग में, राइटिंग में। आपको ओवरऑल वैसे F1 के लिए ओवरऑल आपको 6.5 ईच मॉड्यूल में चाहिए होता है। इससे ज़्यादा का इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता। जीआरई का आप कोशिश करें कि स्कोर एटलीस्ट 310 से ऊपर हो, तो आपको खुद ही यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्कॉलरशिप्स ऑफर कर देगी, जो कि फ्लैट 10 टू 20 के थाउज़ेंड उनकी वेव्ड ऑफ होती है, उनकी इस ट्यूशन फीस से। अच्छा, अब मैंने 3 साल में मतलब आई आई डिड एन अदर जॉब जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था सर्केडिया हेल्थ में। वो सब मैंने पैसे सेव करने के लिए किया। सो इफ इफ यू आर लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स नहीं दे पा रहे अलग से जो बकाया 12-13 लाख हैं, तो मैंने स्टूडेंट लोन लिया था। एक वेबसाइट है जिसका नाम है प्रोडिजी फाइनेंस करके। तो वहाँ पे हम जैसे स्टूडेंट्स को जिसका कोई को-साइनर या गारंटर नहीं होता, उनको स्टूडेंट लोन दिया जाता है। उसके लिए आपको ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सिक्योरिटी एसेट्स दिखाने पड़ते हैं, जिसमें आप अपने घर के कागज़ात भी दिखा सकते हैं। आप गोल्ड वगैरह के एसेट्स भी दिखा सकते हैं, जो कि लिक्विड कैश वगैरह इस तरीके से नहीं है। सो यू कैन शो दैट एज़ अ सिक्योरिटी, बट आपको वो जितना भी आपका बकाया अमाउंट होगा, वो यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट फाइनेंस कर देंगे एंड देन यू कैन ईज़िली कम हियर एंड देन आप ग्रेजुएट होने के 6 महीने बाद उसकी रीपेमेंट करो। तो जब तक आपका जॉब लग जाए, आप जॉब से रीपेमेंट करो। तो मेरा एक बड़ा जर्नी रहा कि अच्छा ठीक है यार, आई रियलाइज़ कि अब इससे ज़्यादा सैलरी नहीं बढ़ेगा पाकिस्तान में। देन आई रियलाइज़ अच्छा यार, तैयारी के लिए, अच्छी तैयारी के लिए इतना टाइम चाहिए, पूरी प्रिपरेशन के साथ, बैकअप के साथ, कि जॉब नहीं लगा तो क्या होगा? अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो क्या होगा? कहाँ से फंडिंग ले सकते हैं? कितने इंटरेस्ट रेट पे फंडिंग मिल रही है? आगे क्या प्लान है? ये सारी चीज़ें थी। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि यू हैव ऑल योर रिसर्च फर्स्ट बिफोर आप उसमें आप उसको हाईलाइट आपने इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करा कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको इमिग्रेशन या आपको अगर फॉर एग्जांपल मास्टर्स के लिए भी जाना है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप वहाँ पे अपने फाइनेंस मैनेज कैसे करोगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कि ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि देयर आर ऑप्शंस बट यू नीड टू एक्सप्लोर देम। ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल यूजली थिंक कि आइल्स बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है आइल्स तो एक फर्स्ट स्टेप होता है, बट उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू नीड टू मैनेज एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग बिफोर यू गोइंग देयर। क्योंकि नॉट ओनली इन यूएस, अगर आप यूएई में भी आ रहे होते हैं तो आपको ये भी चीज़ देखनी होती है कि वीज़ाज इश्यूज क्या है, किस वीज़े पे आप हैं, कितना वर्क परमिट आपको मिलता है, कितने घंटे आप काम कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और ये भी आपको देखना होता है कि भाई आपने जो है वो फॉर एग्जांपल आपका जो भी लोन है या जो भी आपको अमाउंट पे ऑफ करनी है, इज इट द सेम, क्या वो कमाओगे कितने घंटों में एंड मैनेजिंग थिंग्स। सही है। फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू डिस्कस दैट इज कॉल्ड रिलोकेशन। ठीक है, अब अलॉट ऑफ ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि
इसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होगा। वो मेरे दिमाग में ये है कि अ लॉट ऑफ गर्ल्स डोंट हैव द प्रिविलेज टू रिलोकेट इन पाकिस्तान, ठीक है? वो चाह के भी नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहती, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी रीजन एंड एवरीथिंग। सो यू born and bottom in Pakistan, you born and bottom in Karachi, and then you move to Lahore, ठीक है? You work in Lahore for a period of time, ठीक है? So how you convince your पेरेंट्स, ठीक है? एंड ऑब्वियसली आपके पास एक प्लस पॉइंट ये था कि यू ऑलरेडी सी द रिलोकेशन, आप अकेले रह रहे थे, यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंस, यू आर मैनेजिंग द होल फैमिली एंड एवरीथिंग। वो ये मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है, आप अलग शहर में रहो या आप अलग मुल्क में रहो, ठीक है? फैमिली से दूर रहना इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है? तो हाउ इज द एक्सपीरियंस, डू यू थिंक कि दिस इज समथिंग जो कि लोगों को करना चाहिए? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अलॉट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, ग्रेजुएशन कर ली, कहीं से मास्टर्स कर लेंगे एंड एवरीथिंग वुड बी फाइन, ठीक है? जो आपने अभी बात करी कि देयर इज अ सर्टेन हाईएस्ट सैलरी कैप इन पाकिस्तान जो कि आप स्पेसिफिक डेजिग्नेशन पे रख सकते हैं, और आप वो आहिस्ता आहिस्ता देख रहे होते हैं। तो मुझे ये बताना कि रिलोकेशन का एक्सपीरियंस कैसा था, ठीक है? और रिलोकेशन के बाद डज इट हेल्प यू? क्योंकि अगर आप कराची से डायरेक्ट जाती तो आपके लिए एक बिल्कुल नया होता कि यार मुझे अकेले रहना ऐसे है, ठीक है? बट आप लाहौर में थे, आपने उन चीज़ों को देखा होगा, मैनेज कैसे करना है थोड़ा सा फाइनेंस को, ठीक है? आपकी करेंसी अमाउंट चेंज हो जाती है, बट ऑब्वियसली ओवरऑल साइकिल वैसी रहती है, उसमें फिर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ रिलोकेशन फ्रॉम कराची टू लाहौर एंड देन relocation from Lahore to US, and how you manage things, like is there any cheat code जो आपने बनाया हुआ था? क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि सबको मैं बताना भी चाहता हूँ कि लिविंग अलोन आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फिर आपने सिर्फ पढ़ना या काम नहीं करना होता है, आपको कपड़े धोने हैं, आपको खाना को बनाना है, आपको खाना खाना है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जहाँ रहते हैं वहां से आपका ऑफिस कितना दूर है और कम्यूट कैसे करेंगे, ठीक है? क्योंकि 90%, तो मैं कह सकता हूँ कि 90% लोगों के पास वे ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है पाकिस्तान में, ठीक है? इधर वो अपने लड़के अपने बहन भाइयों के साथ, भाइयों या अब्बू के साथ ट्रैवल करें, या लड़कों का तो बाइक है, गाड़ी है, दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। सो हाउ वाज द रिलोकेशन, ताकि यार ये चीज़ पता चले, क्योंकि अभी भी आई सी अ लॉट ऑफ पेरेंट्स तो कहते हैं नहीं यार हम तो नहीं बाहर भेज सकते, या अगर हम बाहर भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, ठीक है? विद ऑल ड्यू केस में एक और पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं, दैट इज सिक्योरिटी, ठीक है? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार पॉलिटिकल इश्यूज क्या है, कि आप अकेले रहते हो तो फिर आपको हर चीज से अपने आप को सिक्योर रखना पड़ता है, फिर वो पाकिस्तान हो या यूएस हो, ठीक है? सो हाउ वाज द ओवरऑल relocation थिंग, इज इट प्लस माइनस, what are the bad side of it or what are the good side of it? Okay, so Pakistan ki relocation se I'll start. So, like, why did I decide why Lahore and not Islamabad or any other place? तो बेसिकली ये सारा जर्नी मेरा ऑफिस से ही स्टार्ट हुआ। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने उठते ही लाहौर चली गई। कराची में जो नेटसोल का ऑफिस है वो सिर्फ डेव वगैरह टीम की एक स्मॉल बेस पे घर में था। लेकिन लाहौर में उनका फुल फ्लेज्ड ऑफिस था जिसमें उनकी सारी टीम्स थी, सेल्स की, डेवऑप्स की, क्यूए की, सबकी। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग इंटरनली विद माय मैनेजर्स एंड एवरीवन ओवर देयर। उन्होंने मुझे बताया कि हम यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ जो हॉस्टल्स वगैरह में रहती हैं, जो कि ऑफ़िस के बिल्कुल सामने ही हैं 3। तो यू कैन रिलोकेट देयर एंड यू कैन टॉक। तो वहाँ से मेरी कुछ लड़कियों से बात हुई एंड देन मतलब कुछ एक आंटी थी, इट वाज़ नॉट नॉट लाइक एन ऑफिशियल हॉस्टल, बट उन्होंने अपने घर का ही ऊपर वाला एरिया 6 लड़कियों को रेंट किया हुआ था, अलग-अलग रूम्स, 6 रूम्स थे। तो वहाँ से ओके मैंने आंटी से बात करी एंड देन फिर मेरा सिलसिला बना कि अच्छा ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने मतलब आंटी से बात करी, उनका वार्डन से, उनका नंबर लिया, उनकी लोकेशन ली, एवरीथिंग। एंड देन दे मेड श्योर कि कितने साल से वहाँ पे लड़कियाँ रह रही हैं, क्या है। एंड देन ऑब्वियसली ऑफिस के सामने था, तो मैनेजर जो वहाँ 5-6 साल से थे, उनके पास भी रिव्यूज़ थे। ये नहीं ट्रस्टवर्दी हैं। लीप ऑफ फेथ तो लिया मैंने, ऑब्वियसली देयर कुड बी एनीथिंग, तो वो आपको कहीं भी लेना है। हम्म। पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया? पेरेंट्स को कन्विंस ऐसे ही किया कि इवेंचुअली लाइक आई वांट टू मूव अब्रॉड, तो वहाँ पे जब रहना है एंड देन यहाँ पे, सो आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट ऑटोनॉमी। बहुत इश्यूज़ आए बजट के, क्योंकि घर पे मैं रेंट नहीं दे रही थी, मैं बिजली के बिल नहीं भर रही थी, मैं गैस का बिल नहीं भर रही थी, मैं ट्रांसपोर्टेशन का मुझे ठीक है, मैं घर में कंट्रीब्यूट कर रही थी, बट मेरे ऊपर वो लोड नहीं था एक तरीके से कि यार मुझे खुद से करना है। देन वहाँ पे क्रैश आने लगा, क्योंकि हम्म। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, क्योंकि वही अब मुझे मैं समझ नहीं आया कि खाना कैसे बनाना है, रोज़ाना कैसे मैनेज करना है। वो चीज़ें भी होने लगी हॉस्टल में रह के, फ्रिज में से चीज़ें गायब हो रही हैं रातों-रात।
तो काफ़ी मतलब चीज़ें ऐसे एक्सपीरियंस थे कि समझ ही नहीं आ रहे थे कि यार कपड़े कैसे धोने हैं आप इतने सारे हफ्ते के, पूरे हो गए हैं सारा कुछ। तो फिर वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ, आई स्टार्टेड मेकिंग माय एक्सेल शीट जिसमें मैंने अपना बजट लिखना शुरू किया कि यार ग्रोस मेरे पास नेट महीने का टैक्स वगैरह काटने के बाद हाथ में इतना आ रहा है। मैंने कितना बिजली का बिल देना है, मैंने कितना किराया देना है, मैं कितना डिस्पोजेबल अमाउंट रख सकती हूँ अपने घूमने-फिरने के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो वो चीज़ें वहाँ से मैनेज करी, कितना मैं सेव कर सकती हूँ क्योंकि आइल्स की मुझे याद है मेरे वक़्त में 30,000 था, अब तो 52,000 उसकी फीस हो गई है। नहीं, फिर अब तो जीआरई अब हो गई है, इट्स रिसेंटली 57, आई थिंक ओह 63, शिट! सॉरी 63, यस। मैं 30 दे के आई थी क्योंकि आई केम एट 150 एक्सचेंज रेट 2021 में। अब इट्स 63, और 63 ओह! भी अभी इस करंट कॉल के टाइम पे टाइम नहीं है, तो उसको भी मैं शायद 2-3 महीने हो पाऊंगा, अज्यूमिंग द फैक्ट। आई थिंक वो अभी शायद 65-70 के आसपास होगा, विद रिस्पेक्ट टू कि वो डॉलर अमाउंट से होता है। जैसा भी आपने हाईलाइट करी ना चीजें, कि यार ये जो चीजें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। व्हेन यू स्टार्ट लिविंग अलोन, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज थिंग्स, ठीक है। इट्स नॉट लाइक, फॉर द ऑडियंस एज वेल, इट्स नॉट लाइक कि यू आर अ गर्ल और अ बॉय। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंस चलता कैसे है, ठीक है, आपकी इनकम अमाउंट कितनी है, एंड हाउ यू डू दैट थिंग। तो ठीक है, आपने काफी आपका एक्सपीरियंस तो मेरे ख्याल से लाहौर में ही आप मैनेजमेंट फाइनेंस की बंदी तो सही हो गई होंगी अपने लिए। हाउ दैट हेल्प यू इन यूएस, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है लोगों का ये माइंडसेट है कि बस एक मरतबा पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, उसके बाद तो जिंदगी बहुत बहुत अच्छी है, ठीक है। बिकॉज what we are becoming right now is, what we see is what we believe, ठीक है। एवरीवन इज लुकिंग योर पिक्चर्स, डिफरेंट पीपल पिक्चर्स, ठीक है यार, वो टाइम्स स्क्वायर में घूम रहा है, वो यहाँ घूम रहा है, बट इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द ओवरऑल एक्सपीरियंस, ठीक है। क्योंकि अगर वो हफ्ते में एक दिन घूम रहा है, तो उसको 6 दिन बहुत शरीर काम करना है तरीके से, और वो एक बिल्कुल रोबोटिक लाइफ होती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि उठना है, जाना है, सही है। तो हाउ दैट हेल्प यू इन यूएस व्हेन यू लोकेटेड टू यूएस, ठीक है। इज इट समथिंग दैट यू ऑल्सो सजेस्ट कि यार कोशिश करनी चाहिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अपनी एक अलग से प्रोफाइल होनी चाहिए आपकी, यू डोंट नीड टू बी वेरी मच स्टेबल ऑन योर फैमिली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने स्टेजेस बिल्कुल सही लिए, ठीक है। आप पहले कराची में फैमिली के साथ थे, देन यू जब लाहौर गए तो वो एक अपर स्टेज था, बट विद रिस्पेक्ट टू शहर मुल्क के अंदर था। एंड देन व्हेन यू मूव टू यूएस, आई एम प्रीटी मच श्योर कि उसने आपको हेल्प जरूर करा होगा विद रिगार्ड्स टू कि वो आपने फाइनेंस वगैरह सारी चीजें देख ली होंगी कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस व्हेन यू मूव टू यूएस? सो ऐसा मेरे साथ नहीं था कि मैं गई तो मैं बहुत प्री प्लान्ड गई थी। आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड देन आई लर्न फ्रॉम इट। मैं मैं सच्ची बात है इंस्टाग्राम वगैरह देख के मैं बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आई थी कि मैं यहाँ पे सिलिकॉन वैली में काम कर रही होंगी और मेरे आसपास रोबोट्स घूम रहे होंगे। ये एक होता है। दिस वाज़ द ड्रीम दैट वाज़ सोल्ड टू मी। तो वो जो एक ड्रीम मुझे बेचा गया था, वैसा ड्रीम नहीं था। एंड बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न आज 2 साल हो गए आई डिलीटेड माय इंस्टाग्राम। मैं नहीं यूज़ करती जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस फॉल्स रियलिटी दैट इज़ बीइंग शोड टू अस जिसकी वज़ह से दिल भी टूटता है और आप क्रैश भी करते हो। तो वो चीज़ें सीखनी है, वो जो फ़ोटोज़ हैं वग़ैरह हाँ, द लाइक एज़ यू सेड उमैर दैट इज़ लाइक अ रियली स्मॉल पार्ट ऑफ यू। और जॉब पे भी ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बहुत ज़बरदस्त जॉब लग जाएगी, आप बड़े एआई बॉट्स बना रहे होगे, आप ओपन सोर्स कोर्स में कंट्रीब्यूट करोगे। माइनर चेंजेज़ माइनर हो क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनीज़ में आप जा रहे हो, तो आप उसी के ऑलरेडी एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर माइनर चेंजेज़ करोगे। आप हम्म। कोई बड़े इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे होगे। तो वो चीज़ें हैं जिसके लिए ज़रूरी है कि अपने साइड प्रोजेक्ट्स रखे जाएँ। जैसे ही सेड कि साइड प्रोफाइल्स अपनी बनाई जाएँ। उसमें आप ये है कि आप ओपन सोर्स कोड में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप अपने साइड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। आप अपने गिटहब को एक्टिव रख सकते हो। मेबी यू हैव सम आइडिया, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जब आपके हम्म। पास एक पीओसी प्रूफ ऑफ कांसेप्ट हो जाएगा उस आइडिया का, आप कंपनी को दिखा सकते हो कि देखो ये टूल्स इंप्लीमेंट करके आई कैन अचीव दिस स्पेसिफिक रिजल्ट। देन दैट इज़ वन टिप कि आप कंपनीज़ में कैसे एक्सेल कर सकते हो, प्रमोशन ले सकते हो यूएस में। बिकॉज़ यूएस इस चीज़ को वैल्यू नहीं करेगा कि आप कितने घंटे लॉगिन कर रहे हो, आप कितने घंटे बॉस को अपनी शक्ल दिखा रहे हो, आप कितने लंच उनके साथ कर रहे हो। क्या पाकिस्तान में आई एग्री दिस यूज्ड टू वर्क लाइक अ चार्म कि मैं लेट सिटिंग रोज़ाना कर रही हूँ, माय मैनेजर यूज्ड टू लव मी फॉर दैट। बट यहाँ पे नोबडी वैल्यूज़ योर लेट सिटिंग्स और एनीथिंग। वो वैल्यू ये करेंगे कि आप आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोच रहे हो और आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो और डायरेक्टली कंपनी के रेवेन्यू को कैसे इम्पैक्ट करता है आपका आइडिया।
सो दे आर जस्ट बिजनेस ड्रिवन। उनको सिर्फ इससे मकसद है कि आप अपने बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हो। तो ये छोटे छोटे वर्क कल्चरल डिफरेंसेस मुझे पाकिस्तान और यूएस में मतलब मैंने फेस करे फर्स्ट हैंड। दूसरा मैंने डिफरेंस ये फेस किया कि वहां पे मुझे बहुत सारी चीजों मैं सिर्फ बैठती थी और मुझे टिकट्स असाइन होते थे कि ये काम करना है, ये काम करना है। यहाँ मुझे कुछ असाइन नहीं होता, मुझे खुद से सोचना पड़ता है कि अब मुझे अपने लिए क्या काम करना है। मतलब मेरे सामने सारी कॉन्वर्सेशन चल रही है, एवरीथिंग इज देयर एंड यू हैव टू थिंक द वर्क फॉर योरसेल्फ। काम भी अपने लिए खुद ही सोचना है, फिर काम भी करना है, डिलीवर भी करना है। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे मेजर शिफ्ट मिला यहाँ के कल्चर में, जिसकी वजह से शायद बहुत सारे लोग थ्राइव नहीं कर पाते, ले-ऑफ्स भी काफ़ी होते रहते हैं यहाँ पर एंड मतलब काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। तो आपको खुद से अपना थॉट प्रोसेस एक चलाना है, अपना एक यूनिक एलिमेंट रखना है। उसके लिए बेस्ट यही है कि अपना लिंक्डइन अप टू डेट रखो, उसको अपडेटेड रखो। वहाँ पे मे बी यू कैन बिल्ड अ कम्युनिटी फॉर योरसेल्फ, जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हो, लोगों से इनपुट ले रहे हो, आस-पास दूसरी कंपनीज़ में क्या हो रहा है, ये सब जान रहे हो। तो ये सब हम्म। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कंपैरेटिवली यहाँ पे ऑब्वियसली इट्स अ लॉट सेफर देन पाकिस्तान, बट आप अंधा भरोसा नहीं कर सकते। मतलब यू कैन ऑलवेज कीप अ टेजर, यू कैन ऑलवेज कीप अ पेपर स्प्रे विद यू इन योर बैग, जो कि मैं लाहौर में भी रखती थी और यहाँ भी रखती हूँ। तो यू नेवर नो कब काम आ जाए। तो बिल्कुल ये सब बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें इजीली अवेलेबल हैं आपके पास एग्री टीमों पे, सब पे। एग्री 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 ऑन योर पॉइंट के, लेकिन वो एक प्लस पॉइंट होता है जब आप एक लेडर की तरीके से बढ़ रहे हो, तो ठीक है। एंड द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दिस रिलोकेशन फैक्ट इज, क्या लोगों को ये पता चल सके कि यार हर चीज आपको थ्रू आउट टाइम मिलती है। इट्स नॉट अबाउट कि आज आप सोए और अगले दिन उठेंगे तो यू आर बिकम अ मिलियनियर। दैट्स द मेंटेलिटी ऑफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एशियन पीपल एंड स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान। उनको ऐसा लगता है कि जो लोग बाहर रहते हैं वो शायद वो करोड़ों कमा रहे हैं और वो लाखों खर्च कर रहे हैं, ठीक है। बट विद रिस्पेक्ट टू कि आप जहाँ रह रहे हो, तो आपको ये भी देखना होता है कि उसके खर्चे भी उस करेंसी में होते हैं। अच्छा, इसी अभी बिफोर आई मूव टूवर्ड्स आफ्टर जॉब वाली चीजें, एक और चीज बड़ी मुझे वो होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार आपने तो एनईडी से पढ़ा है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपने आईबीए से पढ़ा है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप बाहर जाएंगे आप सब चीजें कर लेंगे। जब आपका पहली क्लास होती है, पहले दिन आप जाते हैं, तो आपको जो कल्चरल शॉक लगता है, तो आपको पता चलता है ओके फाइन, मैं पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में हूँ, या लड़की हूँ या लड़का हूँ, लेकिन जब मैं वहां पहुंचता हूँ तो आपसे 10 टाइम्स 100 टाइम्स ज्यादा बेहतर स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बेसिक्स बहुत पहले पढ़े होते हैं, जो हमारे लिए शायद बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट एज वेल। हाउ वाज द शिफ्ट studying in NED and how was the shift studying in masters from US? ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो कि अभी मास्टर्स के लिए यूके में हैं, कुछ कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं। तो जब हमारी कॉन्वर्जेशन होती है तो पता चलता है कि आप टॉप यूनिवर्सिटी से भी अगर गए हुए होते हैं और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई आप पाकिस्तान से ही आए। ठीक है, पीपल आर डूइंग एआई शेट के, वो ठीक है एआई से ये चीजें करा रहा है और आपको पता ही नहीं होता। एंड देन यू नीड टू कोप अप विद दैट थिंग, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हम पाकिस्तान में क्या होता है कि भाई ठीक है यूनिवर्सिटी जाएंगे, वापस आएंगे, घर पे रोटियां बनी हुई मिलेंगी, असाइनमेंट करने, खुशी खुशी जिंदगी गुजारनी है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको ये देखना है कि भाई ठीक है, पहले तो यूनिवर्सिटी जाना है, क्लासेस लेनी है, फिर उसके बाद वो असाइनमेंट कंप्लीट करने, जिसकी मदद करने के लिए आपको जो लोग हैं वो आपके पाकिस्तानी जरूरी नहीं होंगे, और जरूरी नहीं है कि आपके सारे दोस्त हों। तो आपको ये भी देखना है कि यार वो असाइनमेंट कंप्लीट कैसे होगा। फिर आपको ये भी देखना है कि उस टाइम के बाद आपको मैनेज करनी है अपनी ऑफिस। और अगर आप ऑफिस नहीं करते, आप कोई और जॉब करते हैं, तो अगर आपको बर्गर बनाने हैं, आपको टिंडे सब्जी बनाने हैं, आपको कहीं डिलीवरी करनी है, पेट्रोल भरना है, दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ इट। हाउ इज द कल्चरल शिफ्ट फ्रॉम एनईडी टू अ यूएस university student? And also, एनईडी में one more point that I wanted to highlight. Do you think इससे फर्क पड़ता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा पाकिस्तान में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ आईबीए वाले भी थे, मेरे साथ लम्स वाले भी थे, वी वर ऑल एट सेम लेवल। फ़र्क सिर्फ़ इससे पड़ता है कि आपके अपने स्किल लेवल क्या है, एक्स्ट्रा आपने किन चीज़ों पे काम किया है, क्योंकि आप बचपन से एक सिस्टम के थ्रू जा रहे हो। आपको पता है ये कोर्स है, ये पढ़ना है, ये एग्ज़ाम है, ये आएगा। आउट ऑफ द सिलेबस कुछ आ गया देन हाउ डू यू रिएक्ट दैट मैटर्स।
क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक टॉपर्स टॉपर रहेंगे, लेकिन एक दफ़ा सिस्टम खत्म हो गया, फिर अपने लिए पाथवे कैसे डिसाइड करना है, कैसे सोचना है किस मुल्क जाओगे, कैसे सोचना है किस फील्ड में आगे बढ़ोगे, ये अपने लिए खुद डिसाइड करना है। तो ये क्रिटिकल लेवल थिंकिंग ज़रूरी है, क्योंकि इ एक एक सिस्टम में डाल के तो हर कोई पास हो जाता है, हर कोई स्कूल हम्म। सिस्टम से पढ़ा है, उसके बाहर क्या कर रहे हो दैट मैटर्स। मेरे लिए सबसे एक तो कल्चरल शॉक ये था कि मतलब आपको ऐसा लगता है ना, आप यहाँ आओगे तो बड़े गोरे होंगे, नहीं, यू आर जस्ट कम्पीटिंग अगेंस्ट इंडियंस, दैट्स इट। थैंक यू मेरी सो मच क्लास में एक फॉर गोरा नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि जो मूवीज में देखते हैं यूएस में वैसे ही होता है, या कोई नहीं होगा, बस जब अंडरग्रेड में होता है। जब हम जहाँ पर आए थे, जब मैं यूएई शिफ्ट हुआ था, तो देयर इज अ डिफरेंट परसेप्शन कि वहाँ तो शायद अरबी जो है वो ऐसा आता है। मेरा ऐसा इट्स ऑब्वियस ही बात है कि अब एक मूवी में देखना, एक फैंटेसी लेवल पे देखना और उसको रियल लाइफ में देखना बहुत अलग है, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर से एक और चीज है, ऐसा नहीं हो सकता कि यार आपने अगर यूएस से मास्टर्स कर लिया है तो यूएस उस क्लास में और भी 40 बच्चे हैं जिन्होंने सेम चीज पढ़ी है और वो भी सेम जॉब ढूंढेंगे, और वहां पे भी ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी से निकलोगे और अगले दिन आपको नौकरी मिल जाएगी। सो यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक तो आप पाकिस्तानी हो, दूसरा आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तीसरा आपको उधर का कल्चर फिट नहीं पता भी। सही है, क्योंकि टिल द डेट व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि इफ यू वांट टू compete with Europeans, if you want to compete with US bonds, if you want to compete with Canadians, you need to understand कि यार कुछ चीजें उनको बेसिक से सिखाई जाती हैं तो वो उनसे अच्छी हैं। ठीक है। आप उनसे अच्छी इंग्लिश बोल नहीं सकते। ठीक है, उनकी उनकी नेटिव लैंग्वेज है, यू डोंट हैव द नेटिव लैंग्वेज। लेकिन एक चीज है जो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, वो है आपकी स्किल सेट। ठीक है, तो स्किल सेट यहाँ हो या वहाँ हो, एंड द सेम थिंग आस्किंग दिस क्वेश्चन कि यार कोई फर्क पड़ता है यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ना लोगों ने ना इस चीज मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को ना ऐसा लगता है कि 3.4 CGPA 4 CGPA ले आएंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड आई कैन से कि मैंने जितनी भी नौकरियां करी हैं टिल द डेट, ठीक है, आज तक मुझसे किसी ने भी ये नहीं पूछा कि मेरी CGPA कितनी है। ठीक है, और आई हैव डन विद मल्टीपल क्लाइंट्स, नेशनल इंटरनेशनल बोथ लेवल्स, नो वन विल आस्क मी। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है अगर आपका स्किल सेट अच्छा होता है ना तो ये वेरी भी नहीं करता। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आपने, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन करी है। बट ओके, अब दूसरा सवाल ये है कि यार व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ग्रेजुएशन, गेटिंग मास्टर्स इन यूएस, उसके बाद क्या, ताकि उसकी भी रियलिटी मिले ना, लोगों को ऐसा लगता हो भाई ठीक है मैंने मास्टर्स कर लिया, अब तो करोड़पति हूँ, मैं वापस आऊंगा, यूनिलीवर विल लाइक दिस। बट आप जब वहां पे बैठ जाते हैं, और बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं एज अ मैटर ऑफ है कि अब मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर सकता हूँ, जैसे इंटरनेट स्पीड। ठीक है, जैसे ऑनलाइन डिलीवरी, जैसे बहुत सारी चीजें जो लाइफ को ईज कर देती हैं वहां पे। यू कैन बुक अ कैब, यू कैन बुक अ टैक्सी, यू कैन डू लाइक 99% ऑफ द थिंग्स बाय ऐप, बाय एप्लीकेशन, बाय वेबसाइट्स। ठीक है, ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, सो व्हाट्स योर जर्नी, जब आपने मास्टर, जो व्हेन यू डूइंग योर मास्टर यू आर डूइंग द जॉब एज वेल, राइट? ओके, हाउ यू मैनेज इट? क्योंकि So यहाँ तो लोगों से यूनिवर्सिटी के बाद थक जाते हैं लोग, उनसे काम नहीं होता। सो सो आई जस्ट गो बैक टू दैट पॉइंट ऑफ जीपीए। जीपीए तुम्हारी मैटर करेगी अगर तुम्हें स्कॉलरशिप्स चाहिए। अगर आपकी जीपीए 3.5 प्लस है तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने में आसानी होगी मास्टर्स के लिए। हाँ, जॉब पे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एडमिशन के वक्त, स्कॉलरशिप के वक्त इट 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 विल प्ले सम रोल। ये एक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने मतलब बिल्कुल ही 2.8 लेकर आ रहे हैं, आप जीपीए अच्छी रखो तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलेगा। एंड ऑब्वियसली जीआरई का स्कोर कंबाइंड विद योर जीपीए, इट प्लेज अ रोल इन प्रोवाइडिंग यू एकेडमिक स्कॉलरशिप्स, ये सब। एंड अगर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में आप जीपीए अपनी अच्छी रखते हो तो आप डीन्स लिस्ट में रह के वहां भी स्कॉलरशिप अपनी मेंटेन कर सकते हो। मतलब यू यूजुअली नीड 3.5 प्लस स्कॉलरशिप ताकि नहीं, आपके आई पास टोटली टोटली एग्री ऑन दैट पॉइंट, मैं ये नहीं कह रहा, बट ये है कि इट्स द बोथ वे गेम ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ बुक्स पढ़ते रहो और यू डोंट हैव टू डू अदर थिंग्स। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी 100% दोनों चीजों को नहीं रख सकते। कभी कभार आपके ऑफिस का काम होगा, कभी कभार आपके असाइनमेंट होंगे, और ये सारी चीजें कंपाइल होती हैं, क्योंकि व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स आई वाज आल्सो वर्किंग, तो उसमें होता ये है कि आपको आपको एक्सक्यूज का टाइम होता नहीं है आपके पास। So you need to wake up for the office as well and you need to go to the class. ठीक है, either ways you choose which is the priority. ठीक है, so how you manage things? Do you like someone कि यार ठीक है जैसा होगा देखा जाएगा,
या आर यू समवन जो कि यार प्रॉपरली ट्रैक करता है कि सही है, ठीक है, ये मेरा इतना टाइम ऑफिस का, इतना टाइम यूनिवर्सिटी का, इतना टाइम पढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन उन लोगों में आता हूँ कि ठीक है, आई हैव टाइम फॉर माई सेल्फ एज वेल, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप पाकिस्तान में नहीं हो। ठीक है, देर इज नो मेड, आपके कपड़े कोई और नहीं धो रहा, आपके लिए खाना कोई और नहीं बनाना, एंड दैट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि आप अगर ऑर्डर करते रहोगे, लोगों को ऐसा लगता है कि ऑर्डर इतना आसान नहीं, क्योंकि एक मिनिमम ऑर्डर की भी एक लिमिट है ना, आपको वहाँ डॉलर्स में देना है। ठीक है, और आप उसको एक हद तक ही मैनेज कर सकते हो कि ठीक है यार पाकिस्तान में इतने का मिलता है, बट आफ्टर अ वाइल यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपको वो चीज़ दिमाग से निकालनी पड़ती है क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं हो। ठीक है, हाउ डू यू मैनेज थिंग्स, लाइक हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू वर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम? सो जब मैं जब उस बात से कंटिन्यू करूँगी, व्हेन आई सॉ ऑल इंडियंस, तो पढ़ाई में सबसे पहले आई विल मूव फ्रॉम डिफिकल्टी लेवल। पढ़ाई में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी ये आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडियंस का जो सीएस का लेवल है कोडिंग का और चीज़ों का, वो हमसे बेटर होता है। तो जब प्रोफ़ेसर कोई चीज़ समझा रहे थे, तो सब ऐसे एक्नॉलेज कर रहे थे जैसे कि पढ़ के आए हुए हैं, एंड आई वाज़ ब्लैंक कि ये मतलब सब्जेक्ट खत्म भी हो गया, मुझे नहीं समझ आ रहा, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि सब मुझसे बेटर हैं, और जो मेरी क्लास में चाइनीज़ स्टूडेंट्स थे, दे वर लाइक वे बेटर देन बोथ ऑफ अस। तो वो चीज़ मुझे हुई, तो उसके लिए व्हाट आई डिड, आई आई डिड वेरी बैड इन माय फर्स्ट सेमेस्टर इन फ्यू सब्जेक्ट्स। देन आई रियलाइज़ कि यार ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका 3 जीपीए से कम आया, तो आप प्रोबेशनरी पे चले जाते हो और आपका आई-20 कैंसल हो जाता है, जो कि आपका वीज़ा है, वो आपका कैंसल कर देगा, दे डोंट नीड यू इन दिस कंट्री। ये कंट्री में सिर्फ डिसिप्लिन के साथ ही आप प्रोग्रेस कर सकते हो। तो मैं पूरे-पूरे मैंने, अब देखो नहीं इतना टाइम होता, जैसे ही सेड कि सारा घर का काम भी करना है, अपना बाकी जो अर्निंग्स हैं वो भी मैनेज करनी है, अपना बजट भी मैनेज करना है। तो उसका मैंने जो बेस्ट हल ये निकाला था, आई वाज़ वेरी ऑनेस्ट विद माय प्रोफेसर। मैंने उनको मेल किया, मुझे ये सब्जेक्ट, ये चीज़ें नहीं समझ आईं। मेरे कलीग्स को या समझ लो मेरे जो क्लास में जो बच्चे हैं उनको समझ आ गई, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही। दिस इज़ माय कांसेप्ट, क्या आप मुझे इसमें थोड़ा गाइड कर सकते हैं? प्रोफेसर्स आर वेरी हेल्पफुल ओवर हियर, एंड दे रियली लव योर ऑनेस्टी, कि आप ऑनेस्टी के साथ उनके सामने चीज़ें कर रहे हो। मैं प्रोफेसर के साथ बैठती थी, आफ्टर द क्लासेस जब भी उनके पास टाइम होता था, उनसे एक्स्ट्रा होमवर्क लेती थी, वो करके लाती थी, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट एक एफर्ट का भी मार्किंग होती है एंड में। प्रोफेसर आपको एफर्ट मार्किंग भी देता है, तो उस तरह से मतलब आई पेव्ड माय वे। ऐसा नहीं था कि मैं कोई सुपर इंटेलिजेंट इंसान हूँ और मुझे सब चीज़ें आती हैं। मैंने प्रोफ़ेसर्स की हेल्प लेके उनके पीछे लग-लग के किया। बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन भी आएगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, बट यही है कि लगे रहो साथ में, सीखते रहो ऐसी चीज़ें, और शायद तुम्हें बाकी लोगों से एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़े, बट वो एक्स्ट्रा एफर्ट तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा, क्योंकि बाकी लोग रिलैक्स हो जाएँगे, तुम नहीं होगे। दूसरा, जो F1 के ऊपर रूल है, वो आप सिर्फ़ ऑन कैंप यूएस के अंदर आप सिर्फ़ ऑन कैंपस जॉब कर सकते हो। व्हाट डू आई मीन बाय ऑन कैंपस? यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई स्टूडेंट पार्ट टाइम ओपनिंग है, यू कैन ओनली डू दैट लीगली। आप बाहर कोई डिलीवरी या कुछ नहीं कर सकते। वो जो भी स्टूडेंट्स अभी कर रहे थे, उनके रिसेंटली ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विस और ये सब वीज़ाज़ कैंसल हुए हैं भर के। तो आप ऑफ कैंपस नहीं कर सकते। यू कैन ओनली डू ऑन कैंपस, दैट इज़ 20 आवर्स पर वीक। एट मैक्स। तो आप एट मैक्स अगर $15 भी घंटे का ले रहे हो, या चलो $18, मतलब आपके पास वीक का 450, मतलब आप महीने का 1100-1200 ही मैक्स बना पाओगे। तो आपने उसमें ही अपना सब मैनेज करना है। लेकिन क्योंकि मैंने प्रोजी फाइनेंस से फंडिंग्स ली हुई थी, तो मुझे एक अलॉटेड अमाउंट मिलती थी आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। तो वो भी मेरे काम आता था, और साथ में जो मेरी अपने जो ऑन कैंपस के पैसे थे, वो भी काम आते थे। ऑन कैंपस जॉब्स तो आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मतलब अप्लाई कर सकते हैं, देन यू कैन गेट बेस्ड ऑन योर स्किल लेवल। वो तो बहुत बेसिक सी भी होती हैं। यू कैन गेट जॉब्स इन किचन, यू कैन गेट जॉब्स इन लाइब्रेरी, एज़ अ टीए, एज़ एन आरए, तो इस तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। दूसरा, मैनेज कैसे किया? सो येस, ऑर्डरिंग वाली जहाँ बात है, शुरू-शुरू में आके आपको बड़ी तलब होती है कि आप बिरयानी खाएँ, आप चिकन कढ़ाई खाएँ, आप ये खाएँ, मुझे भी होती थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार मेरा $20 जा रहा है एक बिरयानी की प्लेट के लिए, उस पे मैं सेल्स टैक्स दे रही हूँ, उसमें मैं डिलीवरी दे रही हूँ, उस पे टिप का कल्चर यहाँ बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको $2 $3 टिप हर दफ़ा हर चीज़ पे देनी है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार अब खुद पकाना पड़ेगा। एंड देन ऐसी-ऐसी सब्ज़ी पकानी पड़ी जिसके नाम भी नहीं सुने थे। तो वो मतलब यहाँ इंडियन स्टोर्स बहुत सारे हैं, तो यू कैन मतलब फिर वहाँ से कुकिंग की जर्नी स्टार्ट हुई कि यार जैसे-तैसे करके बस पकाना है खाना एंड अपना काम चलाना है। तो ऐसा भी अब जो जिस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ, सैटरडे संडे पका के रख दिया, पूरा मंडे टू फ्राइडे वही खाना चल गया, फ्रीज़ कर दिया।
तो दिस इज हाउ लाइक यू कैन मैनेज। संडे को आप बना के रख दो पूरा हफ्ता, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली यू आर वर्किंग फ्रॉम होम वन डे, बट आपको बाकी 3 दिन तो ऑफिस जाना है, तो सुबह से रात तक, तो ठीक है, वो ऐसे चीजें हैं मतलब मैनेजेबल। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस। तो जो लोग ये सुन रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए, अगर संडे को टाइम्स स्क्वायर्स की पिक्चर आती है तो ये बात पता चल जाए लोगों को, मंडे से फ्राइडे तक उन्होंने सब्जियां खाई हैं तब जाके वो चिकन खा सकते हैं। दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड, टू गेट समथिंग यू नीड टू हैव लाइक लूज समथिंग, ठीक है। अभी आपने जैसे बताया कि इस चीज पे एक और बात करते हैं बिफोर मूविंग टू आफ्टर जॉब एंड जॉब से रिलेटेड चीजों पे। यू सेड दैट आपने वो क्या कहते हैं लोन जो फाइनेंस करवाया वो ठीक है, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि उसका भी एक इंटरेस्ट रेट होता होगा। इट्स अ फैक्ट, ठीक है। सो इज देयर एनी टेप और इज देयर एनीथिंग टू डाउन दैट इंटरेस्ट, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि यार देखो हर चीज की अपॉर्चुनिटी तो होती है, वो बिल्कुल आसान नहीं है। मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर इतना ही आसान होता तो पूरा पाकिस्तान वहां पर हो, ठीक है। उसमें कोई ना कोई तो कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। और बिफोर रीचिंग आउट टू यू और एनीवन कि हम हमें ये चीज़ चाहिए, डोंट बिकम अ बाय गाय, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है हमेशा आपको अपना अपना अपनी भी रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। फिर आप एडवाइस या आप मेंटोरशिप के लिए किसी को रीच आउट कर सकते हो, और उसको अच्छा भी लगता है कि चलो ठीक है यार मैं कुछ बोल रहा हूँ, उससे पहले उसने भी रिसर्च करी हुई है। सो थोड़ा सा मुझे बताना, ये जो फाइनेंस वाला पार्ट है आपका, ठीक है, हाउ डू यू नो इट, ठीक है। व्हाट्स द राइट प्रोसेस टू डू इट, कौन लोग एप्लीकेबल हैं, इज इट ओनली फॉर यूएस और एनी अदर कंट्री एज वेल? सो प्रोडजी फाइनेंस आई थिंक refinances इन यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूएस, ये चारों कंट्रीज हैं। बट उसकी वेबसाइट पे कुछ यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं, वो सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज को फंडिंग करता है, जो कि ऑलमोस्ट 80% यूनिवर्सिटीज यूएस में कवर करते हैं। तो मैंने देखा कि उसकी लिस्ट में एनजीआईटी था, तो वहां से किया। अब क्योंकि आप को-साइनर के बगैर कर रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं, वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब कि जो भी आपका फेड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रखेगा, उसके लिहाज से वेरी करता रहेगा। समटाइम्स इट्स वे हाई, समटाइम्स इट्स वे लो। अभी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कुछ टाइम के लिए कम हुए हैं बिकॉज़ ऑफ द टैरिफ्स, पॉज़ एंड ऑल। तो इस तरीके से यू कैन कीप मतलब आप ऐसे ट्रैक रख सकते हो फेड के ऊपर। दूसरा मेरा इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हुआ था 11.73 से, एंड देन व्हेन आई ग्रेजुएटेड, सिंस इट वाज़ वेरिएबल, इट वेंट अप टू 15%। तो उसका तरीका ये, अब 15% का मतलब ये है कि अगर आपने 2 साल पेमेंट नहीं करी, आप वेट कर रहे हो कि 2 साल बाद जब आपका जॉब लग जाएगा, उसके 6 महीने बाद आप रीपेमेंट स्टार्ट करोगे, तो यू आर एडिंग $20,000 एक्स्ट्रा ऑन योर प्रिंसिपल, अपनी जो एग्ज़ैक्ट लोन अमाउंट है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप इन स्कूल रीपेमेंट करते रहो। मतलब अगर आपका पर मंथ 700 इंटरेस्ट रेट लग रहा है, तो आप एटलीस्ट वो इन स्कूल 700 पे करते रहो पर मंथ। वो जो भी आपका ऑन कैंपस जॉब लगा, आप उससे पे करते रहो। तो सो व्हेन यू ग्रेजुएट, योर प्रिंसिपल विल बी सेम, लाइक जो आपका एग्ज़ैक्ट अमाउंट था। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पे एक एक टर्मिनोलॉजी, इट्स कॉल्ड रीफाइनेंसिंग। सो यहाँ पे कुछ बैंक्स हैं जो कि F1 वीज़ास पे, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, मतलब अबव 700 है, और आपकी फुल टाइम जॉब लगे हुए एटलीस्ट 2 महीने हो गए, तो यू कैन रीफाइनेंस योर लोन। इट मीन्स कि आप एक बैंक से लोन लोगे, तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स बैंक है, वो मेरा प्रोडिजी को सारा लोन पे कर देगा, और अब मैं उस बैंक की कस्टमर हूँ। अब मैं उस बैंक को पे करूँगी, लेकिन वो मेरा लोन कम कर देगा। तो मैंने अपना इंटरेस्ट रेट 15% से 7.5 लेकर आई, एंड देन आई रीफाइनेंस्ड अगेन, एंड नाउ माय इंटरेस्ट रेट इज़ 5.5%। तो इस तरीके से तो आप अपना मंथली पेमेंट भी डाउन कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका रीपेमेंट प्लान 20 साल का है, 15 साल का है, 5 साल का है। बेस्ट 5 साल का होता है, आप वो लो। और आपका हमेशा कोशिश ये होती है, सारी अय्याशी सब चीज़ें छोड़ के पहले डेट क्लियर करो। हाँ, ग्रेजुएट होने के बाद तक 3-4 साल आपके बहुत मुश्किल में गुज़रेंगे, बिकॉज़ यू आर पेइंग ऑफ द लोन। वन्स यू आर डन विद दैट, आपके वो पैसे आपकी सेविंग्स में होंगे। तो कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, कंपेयर नहीं करना कि यार ये मेरा साथ का फ्रेंड है, यार ये तो हर साल इंडिया जाके आता है। आप शायद हर साल पाकिस्तान जाना अफ़ोर्ड नहीं कर पाओ, स्पेशली इफ यू आर कमिंग ऑन लोन। ऐसा भी होगा कि मतलब आई हैवंट बीन टू पाकिस्तान इन लाइक 4 इयर्स। तो मतलब आपका प्रायोरिटी आपको देखनी है एक-एक करके। बिकॉज़ उनके वहाँ आरबीआई होता है, जो कि मॉनिटर करता है। उनके वहाँ बैंक स्टूडेंट लोन्स देते हैं, पाकिस्तान में नहीं देते। उनके वहाँ इंटरेस्ट रेट होता है 12% मैक्स 11%, और वो जब पे ऑफ करते हैं, वो आईएनआर में देते हैं, यूएसडी में। आप यूएसडी टू यूएसडी पे ऑफ करोगे। सो नेवर कंपेयर योरसेल्फ, चाहे चाहे वो मतलब कुछ भी हो, लेकिन आपने कंपेयर करना है कि आपकी सिचुएशन उनसे काफ़ी पीछे है अभी रेस में। तो वो ठीक सारी है। चीज़ें भी हैं जो कि रियलिटी है।
और एक और चीज मुझे डिस्कस करनी है। अभी आपने बताया था कि जब आप स्टूडेंट वीजा पर होते हो तो यू कैन ओनली वर्क 20 आवर्स इन इन ऑन कैंपस जॉब, per week. but Yeah. you are doing a full time job, तो how मतलब how it works, like is it a So remote, I have how graduated already. okay, so when you move there, ठीक है, so you was not working, but जब आप आपने अपने मास्टर्स के टाइम पे कहीं कहीं जॉब नहीं करी, राइट, या करी? So I was working on campus in university for 20 hours per week. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग कि जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो तो यू कैन ओनली वर्क फॉर ऑन कैंपस, एंड आफ्टर Yes. ग्रेजुएशन देन यू स्टार्ट वर्किंग फॉर फुल टाइम थिंग, और फिर अपना आप पे ऑफ करते हो। और थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस, क्योंकि लोगों को ऐसी लगती, ये बहुत टर्म्स थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आपको वहां पे रह के ही पता चलता है कि आप अपने डेट को कम कैसे कर सकते हो, फाइनेंस पे रीफाइनेंस कैसे ले सकते हो, हाउ डू यू डू दैट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान आना इज अ वेरी डिफरेंट, क्योंकि टिकट प्राइस है और आप कब ट्रैवल करते हो, हाउ फ्रीक्वेंट यू ट्रैवल, क्या सेमेस्टर ब्रेक्स हैं, सेमेस्टर ब्रेक्स नहीं है तो यू नीड टू सी के आपकी एनुअल लीव्स कितनी है, क्योंकि वो तो सेम ही है। और अगर आपका रिमोट वर्क है तो भी पाकिस्तान आने में ये मसला होता है कि अगर पाकिस्तान आ जाएंगे, यहाँ का इंटरनेट नहीं चलेगा, लाइट चली जाएगी, 10,000 और मसले हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक जी चीज मेरे दिमाग में ना आती है, वो आती है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, not only moving in US, not only moving outside Pakistan, risk management is something it's very crucial when you are coming in your professional career. ठीक है, अच्छा, अब रिस्क मैनेजमेंट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बिफोर मूविंग टू अनदर जॉब, बिफोर गेटिंग अ जॉब, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। पाकिस्तान में क्या होता है कि ठीक है यार, मुझे एक्स अमाउंट मिल रही है, इससे एक्स अमाउंट मुझे रेज मिलेगा, मैं वहां स्विच कर लूंगा। इन इन यूएस, आउटसाइड पाकिस्तान, यूएई की बात करूं, कहीं की बात करूं, वो बड़ा डिफरेंट है। आपको यहाँ पे आपकी रेज ऐसे होती है, पाकिस्तान में तो 50% रेज, 30% रेज, 40% रेज होती है, बट मैक्सिमम आई थिंक जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है इंटरनेशनली, वो शायद 5%, 4%, या बहुत अगर एक्सट्रीम में मैं कहीं देखता हूँ तो 10%। एंड देन दैट कम्स टू अ पॉइंट जहाँ पर अगर आपको अपनी सैलरी को इंक्रीज करना होता है, द मेन फैक्ट इज जॉब हॉपिंग। आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाओगे तभी आपको अच्छा वो मिलता है। सो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन द कंपनी, ठीक है, सो हाउ डू यू मैनेज इट, लाइक आई वोंट बी आस्किंग द फिक्स अमाउंट, बट ऑब्वियसली बात है, आपने कैलकुलेशन तो करी होगी ना यार, कि ये मेरी एक इनिशियल अमाउंट की सैलरी है और मैं इस तरीके से मैनेज करूंगी। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करा, एंड इट्स नॉट ओनली इन यूएस, थ्रू आउट कैसे करती हो, कि मतलब अगर अब ऑब्वियस बात है, यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज के यूएस में क्या चल रहा है, वीजा स्टेटस क्या है, किस तरीके से लेके चल रहे हैं। सो कौन से की फैक्टर्स हैं जो हाईलाइट करना चाहोगे, या जो आप लोगों को बताना चाहोगे कि यार जॉब स्विच करने के लिए या रिस्क फैक्टर्स ये तो लेने हैं, सिर्फ पैसे नहीं देखने, वर्क कल्चर देखना है, वर्क एथिक्स देखने हैं, ट्रैवलिंग देखनी है कि कितना दूर है, क्योंकि मुझे ये वही वाला हिसाब है ना कि कराची का बंदा हैदराबाद में जॉब नहीं करेगा। उसको ये चीज देखनी है कि भाई इसी तरीके से अगर आप यूएस में, तो ये भी डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट में, उस स्टेट से कितना दूर आपका ऑफिस है, आप कैसे कम्यूट करते हो, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि स्टूडेंट या फॉरेन ग्रेजुएट होने के 1-2 साल तक, जब तक आपको आपकी नेशनैलिटी या जब तक आपको आपका पासपोर्ट नहीं मिलता होगा, आप उस लेवल पर तो नहीं होगे कि आप कोई कार वार अचीव अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट्स रिस्क मैनेजमेंट फॉर यू, हाउ डू यू डू इट, एनी टिप्स एंड ट्रिक्स? ओके, सो पहला क्वेश्चन कि मतलब हाउ एम आई वर्किंग, तो आप जब स्टेम एक डिग्री करते हो यूनिवर्सिटी से यहाँ पे मास्टर्स का, तो आपको ओपीटी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, वो कि 3 साल का वर्क परमिट होता है। तो मैं उसी वर्क परमिट पर हूँ, जो कि 1 साल बाद करने के बाद आपको 2 साल के लिए रिन्यू कराना पड़ता है कंपनी से। तो हम्म। वो आप अपने स्कूल से अटैच हो, तो वो वर्क परमिट पे आप फुल टाइम काम कर सकते हो। उसी वर्क परमिट पे कंपनी आपके पास 3 साल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले साल, दूसरा साल, कंपनी आपका हर साल H-1B लॉटरी में नाम डालती है। अगर आपका उसमें निकल आता है तो आपको 6 साल का एडिशनल वर्क परमिट मिलता है। और अगर वो पिक हो जाए तो और एक और चीज़ होती है उसके साथ-साथ, दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, अगर आप लकी इनफ हो कि आपको कोई ऐसी कंपनी मिल गई जो आपको ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर करने को तैयार है, तो आपका वो प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है पहले साल में ही। तो वो पूरा प्रोसेस मतलब एटलीस्ट अभी जो चल रहा है वो 4 साल का है, एटलीस्ट 4 साढ़े 4 साल का सिर्फ़ जीसी तक फॉर पाकिस्तानीज़। तो उस प्रोसेस के लिए भी आपको H-1B चाहिए, क्योंकि आपका ओपीटी 3 साल का है, लेकिन आपका प्रोसेस अभी भी चल रहा है।
तो वो एक गैप कवर करने के लिए तो यहाँ पे ये आ गया रिस्क, क्योंकि दैट इज लॉटरी, आपका निकला नहीं निकला। उसके हैं वे अराउंड, चीजें हैं, मतलब यू कैन गो बैक टू योर कंट्री एंड देन आपका प्रोसेस कंटिन्यू किया जा सकता है आउट ऑफ पाकिस्तान थ्रू कॉन्सुलर प्रोसेसिंग। बट उसमें काफी रिस्क भी हैं कि आपको पता है यहाँ पे रह के ही इतने इश्यूज हैं, तो वहां जाके हाँ और नहीं, इश्यूज होंगे। I'm sure कि ये तो it's I think it's same like the Amherst ID over here. You need to understand कि कोई भी अगर ऑप्शन होगा भी तो कोई इसको ऑप्ट नहीं करेगा कि भाई पाकिस्तान जाने के बाद कुछ पता नहीं है कि फिर टैरिफ चेंज हो जाए, फिर वीजा स्टेटस चेंज हो जाए। तो आई थिंक till then you don't get a proper ग्रीन सिग्नल, ग्रीन कार्ड, जो भी आपकी नेशनैलिटी है, ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली बात है। तो रिस्क मैनेज जो आप है ये इसको मतलब इसमें क्या प्लस नेगेटिव पॉइंट्स है, मतलब किस तरीके से मैनेज कर सकता है कि ये जो आप कह रहे हो लॉटरी H1 का जो है। अ, सो ये हर साल, अभी आजकल हर साल में 2-2 दफ़ा ड्रॉज़ हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि हर साल 2 ड्रॉज़ हो रहे हैं, तो इसमें कंपनी आपका डालती है। मोस्टली थर्ड मतलब विदिन दीज़ 3 ट्राइज़ मोस्टली लोगों का पिक हो जाता है। तो उसमें ये और दूसरा ये है कि एक और चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड सीपीटी वर्क परमिट। वो वर्क परमिट आपको इन स्कूल मिलता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि मास्टर्स लेवल पे स्टूडेंट एटलीस्ट 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट करें। जब आप 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट कर लो, कि फिर आप एलिजिबल होते हो सीपीटी वर्क परमिट के लिए, जो कि आप अगर 12 मंथ से ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट कर दो तो आपका ओपीटी नल हो जाता है। तो 9-10 महीने तक मैक्स करो। तो मेरा क्योंकि इंटर्नशिप था जून-जुलाई में 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट करने के बाद, 2 साल का मास्टर्स था। तो मैंने अ वो समर इंटर्नशिप किया, उसके बाद 1 सेमेस्टर में फिर अपना नॉर्मल पढ़ाई करी, लास्ट सेमेस्टर में ही फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर दी, सीपीटी वर्क परमिट पे। तो हम्म। उससे ये हुआ कि हर साल मार्च में लॉटरी के ड्रॉज़ होते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल गया। तो मतलब ये कुछ तरीके और होते हैं कि अगर अगर आपका ये लॉटरी में नाम आता है तो फिर कितना टाइम होता है आपके पास टिल यू गेट योर जीसी? सो ये लॉटरी में आपके पास 6 इयर्स और हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट में आया, लास्ट ईयर आपका ओपीटी वर्क परमिट का चल रहा है, तो फिर आपको मज़ीद 6 साल मिल गए, तो ओवरऑल आपको 9 साल मिल गए काम करने के लिए। एंड विदिन दैट अगर आपका कंपनी सारा प्रोसेस स्टार्ट करती है, तो विदिन 4 इयर्स यू गेट योर जीसी एज़ कंपेयर्ड टू करंट टाइम्स, बट वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग के एंड यूएससीआई। when you get your green card you are not directly proportion मतलब डायरेक्टली उससे कोई कंपनी का ताल्लुक नहीं होता, you can switch the company। और इज हाँ, इट और मैं H1B मैं इसलिए जान रहा हूँ, ये मैं इसलिए जान रहा हूँ जैसे इन यूएई इट्स लाइक एमरेट्स आईडी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्क परमिट। ठीक है, आपकी कंपनी आपको एमरेट्स आईडी देती है एंड व्हेन एवर यू मूव टू अनदर कंट्री यू सॉरी अनदर जॉब, तो आपको फिर नई एमरेट्स आईडी अप्लाई करनी पड़ती है। तो जब जीसी के लिए जो ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं आप जिस कंपनी में, तो आपको उनके साथ ही रहना पड़ता है या आप स्विच कर सकते हैं? So morally, you have to stay at least 6 months after getting the जीसी ethically। उसके बाद आप स्विच कर सकते हो। और H1B पे भी, H1B पिक होने के बाद H1B इज़ नॉट कि अब आपने इसी कंपनी में काम करना है। एम्प्लॉयर टाइड होता है, बट डिपेंड कि अगर आप कोई नया एम्प्लॉयर ले रहे हो तो वो आपका H1B फिर से फाइल कर सकता है। हम्म। मतलब वो आपके पास एक होता है वर्क परमिट और फिर लेकिन वो कंपनी आपको लेकिन कंपनी आपको ग्रीन कार्ड अप्लाई करेगी क्यों? उनको क्या लेना देना, वो कोई और एम्प्लॉय हायर कर लेगी? मतलब इज इट लाइक हाउ व्हाई कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन योर ग्रीन कार्ड? ठीक है, अगर आप 6 महीने सो बाद छोड़ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जब तक जीसी नहीं मिलता यू आर एम्प्लॉयर टाइड। वन्स यू गेट आफ्टर 4 इयर्स देन यू आर नॉट। ओके, सो 4 साल तो काम करना ही करना है उस कंपनी के साथ। 4 साल तो करना ही करना है, बल्कि 4 से ज़्यादा ही लोग वेट करते हैं कि यार एक दफ़ा सिटिज़नशिप भी हो जाए, 2 ढाई साल, तो मोस्टली लोग रिटेन हो जाते हैं 7-8 साल तक, ठीक है अनलेस यार। एंड अंटिल दे आर लेड ऑफ। और ठीक। ये सारे प्रोसेस में आप ले ऑफ हो गए जीसी के प्रोसेस के बीच में, एवरीथिंग इज़ नल एंड वॉइड। ओके, जब तक फिर आपकी नई जॉब लगेगी तो फिर जीरो से प्रोसेस स्टार्ट होगा। मतलब आपका तो फिर वर्क परमिट भी खत्म ना 3 साल का, तो फिर आप बाएँ वापस पाकिस्तान जाएँ। तो ये रिस्क लेवल है। ये तो बहुत ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट है। हाँ, ठीक है, तो ये अच्छा। रिस्क ये लेवल है। तो ये उसके लिए ये लोग ये प्रे करते हैं कि ये तो एच-1बी पिक काफी हो जाए। ये तो काफी हमने डराने वाली बात कर दी, लेकिन एक और चीज मुझे नहीं, लेकिन बताइएगा उससे कि ये हैक है ना। मुझे मुझे एक और चीज बताइएगा कि जब आप इतने पैसे कमाते हैं, ठीक है, ये पाकिस्तानियों की मिथ है, आप वहाँ काम कर रहे हो भाई, आप तो करोड़पति हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 300 इक्वल्स टू इट्स मल्टीपल अमाउंट। फिर तो वो मेरे साथ हो सकता है, तो फिर तो यूएस तो और ऊपर है। खैर हमारे सेम ही है, धर्म इज इम्पैक्ट विद डॉलर, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। व्हाट्स अ राइट सैलरी कैप
टू हैव अ डिसेंट लाइफ? व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कि एक तो कोई स्टैंडर्ड होंगे ना, कि यार इतने तो, इतने से इतना एक स्टैंडर्ड लाइफ है, ठीक है, और उसके एक्सपेंसेस भी होंगे। आई एम प्रीटी मच श्योर कि फिर व्हेन यू स्टार्ट विद द जीसी देन यू मूव टुवर्ड्स योर mortgage of getting an house and getting car finances, and I'm pretty much sure everything is credit over there, ठीक है, you are just doing it for the credit score, क्योंकि उससे आपकी बहुत सारी चीजें हेल्प आउट होती हैं। So what do you think is the right approach, कि यार किस तरीके तो से रहना चाहिए, मतलब क्योंकि वैसे इतनी सारी I'll जैसे go मैं। down to the previous point. रिस्क लेवल पे अगर आपका H1 भी पिक हो जाता है तो फिर आपके पास 6 साल आराम से हैं। आप किसी और कंपनी में स्विच करके वहाँ पे अपना जीसी प्रोसेस पूरा स्टार्ट कर सकते हैं। एंड हम्म। वन मोर थिंग, देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड I-140 जो कि 2 साल बाद आपका मोस्टली अप्रूव हो जाता है। एक दफ़ा वो अप्रूव हो गया, अगर आप कंपनी से निकल भी गए, तो वो कंपनी आपका प्रोसेस फिर वहाँ से स्टार्ट करेगी। सो आप उस टाइम तक जब तक चीज़ें आपकी पेंडिंग है जीसी, आप इस कंट्री में रुक सकते हैं। गिवन कि आपका H1 भी पिक हो गया है। तो इट्स अ वेरी क्रिटिकल प्रोसेस, उस पे बहुत डिटेल में बात की जा सकती है। जहाँ तक बात रही आपके कि क्या लाइफ़स्टाइल, सो इट डिपेंड्स ऑन व्हिच स्टेट यू आर लिविंग। हम्म। अगर आप टेक्सास में रह रहे हैं तो आई थिंक आपका अगर 80 के भी है एनुअल तो इट इज़ गुड इनफ। लेकिन अगर आप यही अमाउंट कैलिफोर्निया में ले जाएँ तो आप बहुत बुरे हालात में होंगे। तो सैलरी लेवल डिपेंड ऑन द स्टेट एंड जो भी स्टेट का लिविंग एंड एक्सपेंसेस जस्ट होगा एंड ऑन जस्ट एवरेज। एंड जस्ट फॉर द एंड जस्ट फॉर द ऑडियंस, ये बता दें कि यार वो अब क्या होगा कि देखने के बाद ना लोग 80,000 मल्टीप्लाई बाय 278 या 300 इक्वल्स टू भाई करोड़पति। सो 80,000 इज द सैलरी जिसके बाद आपकी टैक्सेशन कटती है और सारी चीजें होती है, राइट? इट्स नॉट अ, जस्ट फॉर द ऑडियंस ये क्लियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि 80,000 का मतलब है सारा टेक होम होता है। सो एंड नहीं, नहीं, इट्स उसमें तो आपका 30% तो टैक्स कट जाता है, फिर आपका मेडिकल इंश्योरेंस कट मतलब आपके पास अगर आपका 120 100 के है तो आपके पास इन हैंड 5,500 ही महीने का आ रहा है। उससे तो फिर उससे तो आई थिंक वी कैन अफोर्ड अ रोल्स रॉयस एंड अ बुगाटी। नहीं, तो उसमें ये है ना कि आपने फिर 2,000 लोन का देना है, आपने फिर बस 1,500 मेरा रेंट देना है, बस तो मैंने आपके यही पास पीछे महीने के $400-500 रहेंगे तो मैंने बस सेविंग। यही यही मैंने पूछना था, क्योंकि लोगों के ना दिमाग में बड़ी अलग मेंटेलिटी होती है। सही हाँ। है। और अगर मैं एक जेनेरिक बात करूं तो अ, इस वे में वीजा लेने के लिए एक टाइमलाइन अगर सेट की जाए तो तकरीबन 4 to 6 years का प्रोसेस है जिसमें आपका ग्रीन कार्ड आएगा। और वो भी कि आपकी पूरे 6 साल इतनी अच्छी लग रहा है कि आप बिल्कुल सब चीजें सही कर रहे हैं, एंड द सिक्स्थ ईयर हुँ, यू विल हुँ, हुँ। गेट योर, मतलब इमिग्रेशन इमिग्रेशन इज स्टिल अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग, क्योंकि उसमें और तो बहुत इफ्स एंड। इमीग्रेशन ईज़ी हो, अगर आप शादी करके जा रहे हैं तो आपका 1 साल में हो जाएगा। अगर आप किसी सिटिज़न से शादी कर रहे हैं तो विद इन अ बट ईयर चीज़ें बट सॉर्टेड हैं। बट दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग ना, ठीक है। हुँ, ये सारे इफ्स एंड बट्स ही है ना, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही मैटर हो। ऐसा हो सकता है कि अभी आप किसी यूएस सिटीजन से शादी कर लें तो आप अगले दिन यूएस सिटीजन हो जाएंगी, ठीक है, या जो भी साल 1.5 साल में आता है, वाइस वर्सा। और वो हर मुल्क का अलग होता है, आई एम प्रीटी श्योर कि जितनी भी नॉलेज अभी आपने दी है, 90% नॉलेज तो आपको वहीं जाके पता चली होगी, 10% ही हाँ। शायद बंदा अटैक कर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रही हैं कि ये करने के लिए ये करना है, ये करने के लिए ये करना है, ये करने के लिए ये करना है, तो यू नीड टू बी वेरी मैनेजेबल, ठीक है। और फिर आपको ये भी देखना है कि वो बजट अलॉटेड हो। सही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है जो आपने ही बताई है। नाउ कम्स टू अनदर थिंग, इट्स कॉल्ड, डिस्कस करते हैं अबाउट लिंक्डइन, ठीक है। वाई लिंक्डइन इज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी पाकिस्तान में लोगों को ऐसा लगता है कि लिंक्डइन सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें बाहर जाना है, ठीक है। एंड यू बीइंग इन यूएस, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि वहाँ पे लिंक्डइन किस तरीके से यूज़ होता है। पाकिस्तान में तो खैर शादी.com, टिकटॉक, इंस्टाग्राम से भी बना दिया गया है, बट उसका पोटेंशियल यूज़र बड़ा अलग है, ठीक है। आपको ये चीज़ देखनी होती है कि आप उसको अपडेट रखो कि कितने कनेक्शन बिल्डिंग करते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें हेल्प आउट करती हैं। हाउ वाज योर लिंक्डइन जर्नी? डू यू थिंक कनेक्शन बिल्डिंग हेल्प्स यू? ठीक है, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट? क्योंकि जब आप बाहर रह रहे होते हो तो इट्स नॉट बेसिकली नॉट इट्स नॉट अ मुस्लिम कम्युनिटी काइंड ऑफ अ थिंग, कि आपकी क्लास के अंदर सारे मुसलमान थोड़ी होंगे, ठीक है। तो हर रिलीजन का बंदा है, हर कम्युनिटी का बंदा है, ठीक है। और वहाँ पे कनेक्शन बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। आप पाकिस्तान में शायद ऐसा रह सकते हैं, जाओ पढ़ो
और वापस आ जाओ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड के ग्रुप कोर्सेज होंगे, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर्स होंगे, और कनेक्शन बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अपना सर्कल नहीं बढ़ाएंगे तो आपको जॉब कैसे मिलेगी? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ देखनी हो कि फाइन ये दोस्त की यहाँ जॉब लग रही है तो रेफरल्स हैं और बाकी सारी चीज़ें। व्हाट डू यू थिंक कम्युनिटी बिल्डिंग, कनेक्शन बिल्डिंग, लिंक्डइन, पर्सनल ब्रांडिंग, हाउ मच दैट हेल्प? ठीक है, इज इट अ गुड थिंग, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके थ्रू ही आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। मतलब आई रिमेंबर जब कोविड आया था पाकिस्तान में, तो हम लोग अपने-अपने शहर चले गए। मतलब आई वेंट टू कराची एंड देन एवरीबॉडी वाज़ अनसर्टेन कि अब लाहौर आना है, अब नहीं आना। अब मैंने अपना जो भी लीज़ था, जो भी मेरा हॉस्टल में था, सब खत्म करके आई। ना अब मेरा वीज़ा भी आ गया था, तो मुझे था यार मतलब अगले 4-5 महीने में आई हैव टू लीव द कंट्री बट विदिन दैट टाइम अनएम्प्लॉयड रहती। क्योंकि अब मैं लाहौर नहीं जा रही बिकॉज़ मैं फिर से लीज़ नहीं रिन्यू करी हॉस्टल के लिए बट आई नीड टू वर्क फॉर दैट टाइम। तो उस टाइम पे लिंक्डइन हेल्प मी फाइंड अनदर कॉन्ट्रैक्ट लेवल का जॉब, जिस पे मैंने अपना मतलब पूरा सॉफ्टवेयर बनाया, सब किया। सो ये चीज़ें हैं कि वहाँ से रीचेबिलिटी बढ़ी। मतलब आई पोस्टेड दैट आई नीड दिस, ये मेरे स्किल लेवल है एंड देन पीपल स्टार्टेड रीचिंग आउट। तो आप देखो कि आपके मतलब ऐ वैं शय नहीं ऐड करने। आप देखो कि अगर आपकी जैसे कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर में, आईटी में जो भी लोग हैं, आप मोस्टली उनके साथ कनेक्ट करो, तो ऐसे आपकी रीचेबिलिटी बढ़ेगी। उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहो, मतलब आप लोगों के पोस्ट पे भी कमेंट करो, आप इंटरैक्टिव चीज़ें पेस्ट करो। आजकल मैंने देखा है लोग बस चैटजीपीटी से पेस्ट कर कर ऐसा नहीं है, यू ट्राई टू कनेक्ट विद देम, मतलब जो चीज़ वो लिख रहे हैं उससे उनको कनेक्ट करो। किसी चीज़ पे अगर वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम करो। तो इस तरीके से दूसरा अ लॉट ऑफ पीपल हैव रीच आउट टू मी विद सम अमेजिंग अपॉर्च्युनिटी लाइक मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेस हॉपर कॉन्फ्रेंस होती है जो कि लार्जेस्ट वुमेन इन टेक कॉन्फ्रेंस होती है। इस तरीके से ऐसे फ्री पासेस भी आपको दिए जाते हैं कि आपकी ये फॉलोइंग है, ये लोग हैं, आप यहाँ पे आके अपना जर्नी शेयर करें या आगे मतलब और लोगों को अपनी कम्युनिटी में हेल्प करें। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। दूसरा मतलब ये नहीं कि आपने बस एक मोटिवेशनल कोट्स डाल दिए, ठीक है आप डालें, मैं भी डालती हूँ, बट ट्राई टू अपडेट द थिंग्स यू आर वर्किंग ऑन। ये नहीं कि अपना कंपनी का डेटा उठा के डाल दिया, बट अगर किसी साइड प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो आप लिख दें कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फलाँ-फलाँ प्रोजेक्ट पे काम किया एंड यू लर्न्ड समथिंग फ्रॉम देयर। सो क्या हैक है? फॉर एग्ज़ाम्पल लोग लीड कोड का प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इवेंचुअली हर चीज़ में एक पैटर्न होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा के बारे में, तो आप देखिए इसमें क्या पैटर्न है और आप इस चीज़ को कैसे सीख सकते हैं। या अगर आपने कोई रिमोट जॉब सर्च करी है, आपको कोई जॉब मिली है, तो आपने किन-किन वेबसाइट्स पे अप्लाई किया था? या हम्म। आपके लिए रिज़्यूमे का बेस्ट पैटर्न क्या है जो कि यूएस में काम कर गया? तो आप ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करके लोगों को एंगेज करो उस पे। तो दैट इज़ वन थिंग आई डीएम अ लॉट ऑफ पीपल कि अगर मुझे उनकी कोई चीज़ पसंद आई है, मुझे उनसे सीखनी है कि भाई आप इस प्रोजेक्ट पे काम करें, मुझे भी शामिल कर लें। तो ऐसे करके आपको अपना डेज़िग्नेट करना है टाइम। यू नीड टू कीप योर प्रोफाइल अपडेटेड। ये नहीं कि कनेक्शंस आए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, उसी वक़्त एक्सेप्ट करें, इग्नोर करें ताकि वो चीज़ स्टैक ना हो, ओवरवेलमिंग ना हो। ये चीज़ें भी देखने को हैं और अपडेटेड रखें इन अ सेंस जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया अपडेट करते रहें। आपकी जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है वो अपडेट करते रहें। अपना हम्म। आपका फ़ोटो बहुत मैटर करते हैं। ये नहीं कि शादी में गए हुए हैं, कौरमा खा रहे हैं और ऐसे करके आपने फ़ोटो डाल दी लिंक्डइन पे। नहीं, फ़ोकस ऑन योर हेडशॉट्स, फ़ोकस ऑन फुल क्लैरिटी फ़ोटोज़। ऐसे करके मतलब ये चीज़ें भी मैटर करती हैं और फ़ेसबुक मत बनाएँ लिंक्डइन को कि उर्दू में ताकीदें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है। ये सब चीज़ें भी हैं। Perfect. I think we have covered a lot of things, and as a matter of fact, the main purpose of having this conversation just to get a transparency out of it. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि there are a lot of knowledge available online, but वो बड़ी scattered है। हर बंदा जो है वो डिफरेंट नॉलेज ले रहा होता है। ज़्यादातर लोग इमिग्रेशंस के लिए, स्टूडेंट वीज़े के लिए जो है कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं, और आई थिंक उनका मेन पर्पस यही होता है कि बस उसको एक मरतबा यहाँ से वहाँ पहुँचा दो, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद तो उसने खुद ही देखना है ना। और आई थिंक जो मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं वो वहाँ पहुँचने के बाद होती हैं। यहाँ से वहाँ जाने में तो सबको अच्छा ही लग रहा होता है। You take a flight, land over there, and the first day you get into the university or get into the job, फिर आपको पता चलता है it's a very different mess। ठीक है, and it's a very big track। मतलब आपको एक स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए एटलीस्ट
6-7 साल चाहिए होते हैं, उसके बाद जाके आप स्टेबल इनफ होते हैं, देन यू स्टार्ट paybacking it accordingly. So I think we have covered Anusha a lot of things, and I'm pretty much sure that will help a lot of new students who wanted to go out and wanted to study in US. ताकि उनको भी clarity हो जाएगी. And for all the audience, if you wanted to reach out to Anusha, I'll be adding a LinkedIn link over here, so you can reach out to her. But don't start messaging with hi, hello. I think it would be good to have a very proper communicated message, and that's highlighted in a very sessions as well. अलग-अलग सेशन पे हमने चीज डिस्कस करी कि you should understand कि आपको कम्युनिकेशन करनी कैसे, और वो कम्युनिकेशन बहुत रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि the first perception everyone will have is on your virtual profile, that is on your LinkedIn, Photoshop, Facebook, Instagram या कहीं पे भी, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होती है प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म प्रोफेशनली रहे. So whenever if you need any help, you can reach out to Anusha. Thank you so much, Anusha. I think we have covered a lot of things and discussed a lot of things, and that would help a lot of people to understand it. So thank you so much for your time. Will surely के इस सेशन के बाद लोग उससे सीख सकेंगे and उनको उससे हेल्प मिलेगी. एंड थैंक यू सो मच उमैर फॉर हैविंग मी एंड एक होता है ना रॉ फीडबैक देने का एक प्लेटफॉर्म दिया सो थैंक यू फॉर रीचिंग आउट एंड आई रियली लव द एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग इन